अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8 बहुत ही छोटा चैप्टर है, 3-4 तरह के ही क्वेश्चन है इसमें, एग्जाम के लिए 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहले हमारा एसए कवर होता है, एसए 700। एसए 700 किस चीज का है बेटा? फॉर्मिंग एन ओपिनियन, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इस एस्से का नाम है। तो इस चैप्टर में 2 पार्ट बना दिए हमने, इस चैप्टर के नहीं, इस एस्से के मैंने 2 पार्ट बना दिए। सबसे पहला ओपिनियन फॉर्म करना और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिपोर्ट करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं ओपिनियन फॉर्म करने पे। तो ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या होता है, या ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू फॉर्म एन ओपिनियन ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट whether the financial statement are true and fair or not। या फिर कहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और मिसस्टेटमेंट क्यों हो सकती है? वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। ये बातें हमने कई बार पढ़ ली है। अब इस एस्से के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ेंगे? यानी कि जब भी ये ऑडिटर ये कंक्लूजन फॉर्म करेगा, ओपिनियन फॉर्म करेगा, तो ऑडिटर को 3 बातों को अकाउंट में लेना है। ऑडिटर शैल टेक इनटू अकाउंट, तीन चीजें आपको अकाउंट में लेनी है, मतलब 3 बातों को ध्यान में रखना है। नंबर 1, क्या आपके पास वेदर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आ गए हैं? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस आर ऑब्टेन्ड। पहले तो ये बात देखनी है आपको कि क्या आपके पास ओपिनियन फॉर्म करने के लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस आ गए हैं। दूसरा, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलती है तो हम सीधा रिपोर्ट में नहीं डालते, हम पहले मैनेजमेंट को कहते हैं कि आप इसे ठीक कीजिए। अगर मैनेजमेंट उसको ठीक करने से मना करती है तो हम उसका इफेक्ट कहां डालते हैं? रिपोर्ट में डालते हैं, ठीक है। तो हमें किसको अकाउंट में लेना होता है? इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। जो मिसस्टेटमेंट अनकरेक्टेड रह गई है, क्या उसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मटेरियल है? अगर हां तो उसको रिपोर्ट में डालना होता है, अदरवाइज उसको रिपोर्ट में डालने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी चीज हमें क्या करनी है? इवैल्यूएशन। हमें कुछ इवैल्यूएशन करनी है, हमें कुछ जांच करनी है, चेकिंग करनी है। क्या क्या इवैल्यूएशन करनी है? सबसे पहली इवैल्यूएशन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अप्लीकेबल एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है या नहीं है। मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाई हुई है, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट की हुई है, अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट, आपकी राय में ये सबसे पहली बात एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट कब होगी? जब ये एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, और अगर उस अकाउंटिंग पॉलिसी का कोई पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है तो गैप के अकॉर्डिंग, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो होनी चाहिए। एंड कंसिस्टेंटली अप्लाइड होनी चाहिए, कंसिस्टेंटली अप्लाइड होनी चाहिए। ऑडिटर ये चेक करेगा आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, कंसिस्टेंटली अप्लाइड होनी चाहिए, एंड आपकी जो ये अकाउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्वालिटेटिव टर्म, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी इसका चेक करना है।
अब ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब क्या है, ये पॉलिसी सिलेक्ट करते हुए मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए। मतलब मैनेजमेंट की इंटेंशन अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करने के पीछे टैक्स को कम करने की या इनकम को कम करने की या बढ़ाकर दिखाने की नहीं होनी चाहिए। जो फेयर है वही अकाउंटिंग पॉलिसी मैनेजमेंट ने अडॉप्ट की है। और जो एस्टिमेट्स मैनेजमेंट ने बनाए हैं वो क्या होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। एस्टिमेट्स आर रीजनेबल। तो ये ऑडिटर चेक करेगा कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी है और जो एस्टिमेट्स है वो रीजनेबल होने चाहिए, अनबायस्ड होने चाहिए। ओके, एस्टिमेट की ऑडिट कैसे करते हैं, ऐसे 540 में है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं भी नहीं करवाऊंगा। उसके बाद हमें इवैल्यूएशन करनी होती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर्स किए गए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोजर्स है, डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एप्रोप्रिएट। सारे डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट ने कर दिए हैं, ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई जा रही है, इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिलायबल, वो तो एविडेंस से पता लगेगा वो रिलायबल है या नहीं है, एंड रेलिवेंट एंड कंप्लीट एटसेट्रा, कंपेरेबल वगैरह सब, ये तो एविडेंस से पता लग जाएगा। ओके, उसके बाद एडुकेट डिस्क्लोजर तो हमने बात कर लिया। इस साल अगर अकाउंटिंग डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीज का, अकाउंटिंग पॉलिसीज का और मटेरियल इवेंट्स का। और लास्ट टर्मिनोलॉजी जो मैनेजमेंट में यूज करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, टर्मिनोलॉजी। अब ये टर्मिनोलॉजी क्या होती है, हेडिंग्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हेडिंग यूज होती है ना, टर्नओवर, अब वो टर्नओवर नेट ऑफ जीएसटी है या इंक्लूडिंग जीएसटी है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन, परचेज, सेल, ये हेडिंग होती है। टर्मिनोलॉजी क्या होनी चाहिए, आर एप्रोप्रिएट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेडिंग यूज हो रही है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से कोई हेडिंग बना के डाल दी है, नहीं, जो शेड्यूल 3 में लिखी हुई है वही हेडिंग आपको यूज करनी है। आप अपनी तरफ से कोई हेडिंग बनाकर डाल नहीं सकते बेटा, ठीक है। तो ये सब चीजें ऑडिटर चेक करेगा। ओके, तो उसके बाद हम आते हैं, ओपिनियन कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ ओपिनियन। तो सबसे पहले ओपिनियन होती है अनमोडिफाइड ओपिनियन या क्लीन ओपिनियन। अनमोडिफाइड, अनक्वालिफाइड या क्लीन ओपिनियन, इसको हम ट्रू एंड फेयर ओपिनियन भी बोलते हैं। ट्रू एंड फेयर ओपिनियन। बताओ ये कब दी जाती है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है। व्हेन ऑडिटर हैज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, जब ऑडिटर के पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो, दैट no material misstatement exist in financial statement and financial statements are prepared as per applicable financial reporting framework, financial reporting framework and compliance framework, मतलब as per law भी, एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ओके, ये तो हुई पहली ओपिनियन, टाइप्स ऑफ ओपिनियन में। सेकंड ओपिनियन जो आती है वो आती है मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन के अंदर एसए 705, जब आप ऑडिट कर रहे थे तो आपके सामने कोई ऐसा मैटर आया जिसने आपकी ओपिनियन को क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया। मतलब आप क्लीन ओपिनियन देने वाले थे बट अब आप क्लीन ओपिनियन तो नहीं दोगे। तो इसमें सबसे पहला मैटर कब आता है, सबसे पहली चीज कौन सी आती है, क्वालिफाइड ओपिनियन। इसमें कब आती है, क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन जब मैटर परवेसिव ना हो, व्हेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट, जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो बट
नॉट परवेसिव, बट उसका इफेक्ट परवेसिव नहीं है, मतलब ये आइटम पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खराब नहीं कर रही है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेजर हिस्सा कवर नहीं कर रही है। तो जिस एक पर्टिकुलर आइटम में गड़बड़ है वो सिर्फ वही गड़बड़ है और किसी आइटम में गड़बड़ नहीं है। तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? क्वालिफाइड ओपिनियन। दूसरी आती है एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी है प्लस इसका इफेक्ट परवेसिव भी है, एंड ऑडिटर के पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस भी है। ऑडिटर के पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस भी है कि गड़बड़ है और मेरे पास इस चीज के प्रूफ है। ओके, बट कई बार मैनेजमेंट हमें एविडेंस लेने से रोक देती है हमारे स्कोप पर लिमिटेशन लगाकर। तो उस केस पर हमें क्या देना पड़ता है? डिस्क्लेमर। ये कब जाता है? जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ऑडिटर को आइडिया है कि मिसस्टेटमेंट मटेरियल है और ये परवेसिव है। अब आइडिया क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैनेजमेंट ने मुझे एविडेंस लेने नहीं दिए। इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं। अगले पेज पर आइए। इस टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ लिमिटेशन ऑन स्कोप। इफेक्ट ऑफ लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिटर बाय मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट ऑडिटर के स्कोप पर लिमिटेशन लगाती है तो क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इफ मैनेजमेंट पुट लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिटर, ठीक है, मतलब ऑडिटर कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा है और मैनेजमेंट उसे वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है। ऑडिटर किसी पर्सन से कोई इंक्वायरी करना चाहता है और मैनेजमेंट इंक्वायरी नहीं करने दे रही है। ऑडिटर किसी प्लेस को विजिट करना चाहता है कंपनी के अंदर, जैसे मैं स्टॉक को चेक करना चाहता हूं और मैनेजमेंट मना कर रही है। तो मैनेजमेंट मेरे स्कोप पर क्या लगा रही है? लिमिटेशन लगा रही है, ठीक है। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ऑडिटर शैल इवैल्यूएट या चेक वेदर ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स आर अवेलेबल। क्या कोई और तरीका है ऑडिट एविडेंस लेने का? आपको यह देखना चाहिए। हां अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है तो अप्लाई दोज ऑल्टरनेट्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। हमें क्यों मैनेजमेंट से बहस करनी है? जब हमारे पास में और तरीके हैं ऑडिट एविडेंस लेने के लिए तो हम दूसरे तरीके अप्लाई करेंगे। सर और तरीके तो नहीं है, तो हम मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस लिमिटेशन को हटा लीजिए, नहीं तो मैं ओपिनियन क्लीन नहीं दे पाऊंगा। रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू रिमूव द लिमिटेशन, कि आपने जो लिमिटेशन लगा रखी है ये हटा लीजिए, मुझे ये काम करना बहुत जरूरी है, मेरे पास ऑल्टरनेट प्रोसीजर नहीं है। दो बातें, मैनेजमेंट ने लिमिटेशन रिमूव कर दी, ओके, बात खत्म। अगर मैनेजमेंट मना करती है सर नहीं हम तो लिमिटेशन रिमूव नहीं करेंगे, हम तो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम आपको इंक्वायरी नहीं करने देंगे, हम आपको प्लेस विजिट नहीं करने देंगे, अब ऑडिटर क्या करेगा? सबसे पहले देखो कि मैटर जो है उसका नेचर क्या है। मैटर जो है क्या वो परवेसिव है? नॉट परवेसिव। मटेरियल तो है, ऑब्वियस सी बात है, मटेरियल तभी इतनी बात आगे बढ़ी है, नहीं तो यार मटेरियल नहीं है तो क्यों बहस करनी है। मैटर परवेसिव नहीं है
तो बेटा क्वालिफाइड ओपिनियन जाती है। क्या जाती है? क्वालिफाइड ओपिनियन। इसमें वर्डिंग कुछ इस तरह की यूज की जाती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट दिस मैटर। तो शेयर होल्डर पूछते हैं कि क्या ये मैटर गलत है जो आप कह रहे हो, एक्सेप्ट दिस मैटर। कहता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैनेजमेंट ने मेरे स्कोप पर लिमिटेशन लगा रखी थी, तो आई एम नॉट श्योर कि आइटम गलत है सही है, क्योंकि मेरे पास इस आइटम के लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं है। बट अगर ये मैटर परवेसिव हो तो, अगर यही एरिया परवेसिव हो तो फिर तो बात बिगड़ जाएगी। परवेसिव है तो बात बिगड़ जाएगी। अब नॉर्मली इस केस में हम क्या करते हैं? विड्रॉ करते हैं, विड्रॉल फ्रॉम ऑडिट इफ परमिटेड बाय लॉ। जैसे कि कंपनी एक्ट में तो परमिशन है ना, हमें लॉ अलाउ करता, हम रिजाइन कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे एथिक्स कहते हैं कि हमें ऑडिट से विड्रॉ कर जाना चाहिए। बट अगर लॉ परमिट नहीं करता है या ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है, तब क्या करें? और डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर ऑन ओपिनियन। हम ओपिनियन पे डिस्क्लेमर डाल देंगे कि आई एम नॉट एबल टू फॉर्म एनी ओपिनियन ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने मेरे स्कोप पे लिमिटेशन लगा रखी थी, और ऐसे एरियाज पे लिमिटेशन लगा रखी थी जो एरिया क्या थे? परवेसिव इन नेचर थे। तो मैं ऑडिट ओपिनियन ही फॉर्म नहीं कर सकता, या जो ओपिनियन मैं दे रहा हूं उसके लिए मेरे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया? ओके। अब उसके बाद आता है अगला टॉपिक, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो पहला टॉपिक तो देखो, ये जो करवाया ना, ऑडिट ओपिनियन कब कौन सी देनी है, ठीक है, ये इसमें से क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है कंटेंट्स ऑफ या फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बेटा टाइटल। टाइटल, क्योंकि एजीएम में कई रिपोर्ट जाती है, बोर्ड रिपोर्ट भी जाती है, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट भी जाती है, ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट भी जाती है। हमें कैसे पता लगेगा, शेयर होल्डर कैसे पता लगेगा कौन सी कंपनी ऑडिटर की रिपोर्ट है? तो टाइटल में नॉर्मली क्या लिखा होता है? इंडिपेंडेंट ऑडिट या ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये हेडिंग लिखते हैं हम, ठीक है। पहले टाइटल आएगा, फिर आता है एड्रेसी। आपकी ये रिपोर्ट किसके लिए है? तो एड्रेसी में क्या लिखा होता है? टू दी मेंबर्स, नॉर्मली मेंबर्स ऑफ कंपनी, फिर कंपनी का नाम, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ओपिनियन पैराग्राफ। आपकी ओपिनियन क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर? तो इसमें 5 बातें लिखनी होती है बेटा। सबसे पहले एंटिटी का नाम, नेम ऑफ एंटिटी। वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड कंपनी, नेम ऑफ एंटिटी जिसकी आपने ऑडिट की है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम, फिर उनका पीरियड। वी हैव ऑडिटेड द बैलेंस शीट ऑफ XYZ कंपनी, या वी हैव ऑडिटेड द P&L, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने ऑडिट किया उसका नाम आएगा। फिर उसका पीरियड, कौन से फाइनेंशियल ईयर की है, ठीक बात है। फिर मेंशन करना है फैक्ट ऑफ ऑडिट, हमने ऑडिट की है इनकी, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं की है। अब आपको लगेगा तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है बेटा, आपके लिए ऑब्वियस होगी, बट बाहर जो मार्केट में लोग बैठे होते हैं उनके लिए सीए जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाता है, ऑडिट भी करता है। उनके लिए है कि हमने भाई ऑडिट करी है, हम ऑडिटर है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई नहीं है, ओके। और उसके बाद समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। ओके। उसके बाद फोर्थ पैरा जो आता है वो आता है बेसिस फॉर ओपिनियन। हमारी जो ओपिनियन है उसका बेस क्या है? बेसिस फॉर ओपिनियन, एक मिनट, बेसिस ऑफ ओपिनियन या बेसिस फॉर ओपिनियन। आपने जो ओपिनियन दी है वो किस बेस पर दी है? सबसे पहली बात तो हमें यहां मेंशन करनी है, वी हैव परफॉर्म द ऑडिट एज पर एसेज, ठीक है, प्लस एथिक्स, हमने जो ऑडिट की है वो एथिकली की है, प्लस इंडिपेंडेंस, हमने ऑडिट जो की है इंडिपेंडेंटली की है, एथिकली की है, हमने ऑडिट एज पर एसेज की है, हमारे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, हमारे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस हैं। ये बातें यहां पर लिखनी होती है।
कि हमारी जो ओपिनियन है वो बेसलेस नहीं है, बेस है हमारे पास ऑडिट एविडेंसेस है, और ये ऑडिट एविडेंस के लिए जो ऑडिट प्रोसीजर हमें परफॉर्म करने चाहिए वो एज पर एसए है, एथिक्स है, और इंडिपेंडेंटली हमने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया है। हमने किसी के दबाव में या किसी के कहने पर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए या चेंज नहीं किए। साथ में हमें कमेंट देना होता है गोइंग कंसर्न पर, कि क्या आपकी राय में कंपनी एक गोइंग कंसर्न एंटिटी है। इसके बारे में कंप्लीशन एंड रिव्यू में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे एसए 570 में, ठीक है, ऑडिट ऑफ गोइंग कंसर्न। उसके बाद आता है कैम, की ऑडिट मैटर, ये भी हम इसी चैप्टर में एसए 701 पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे, टॉपिक वहां पर करवाऊंगा। उसके बाद 7th पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करे, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अप्लीकेबल एफआरएफ। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी किसकी जिम्मेदारी में आता है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी में आता है, ये हम क्लियर रखेंगे। और कंपनी को गोइंग कंसर्न बनाए रखना, ये जिम्मेदारी भी किसकी रहती है? मैनेजमेंट की रहती है। हम तो सिर्फ कमेंट करने आए हैं भाई, ओपिनियन देने आए हैं, जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। तो कहता है सर आप क्या करने आए हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। कहता सर अभी तो बताया, हम तो ओपिनियन देने आए हैं, हम तो क्या एक्सप्रेस करने आए हैं? हम तो ओपिनियन एक्सप्रेस करने आए हैं, और हमारी जो ओपिनियन है वो रीजनेबल अश्योरेंस होगी, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं होगी, एक्सप्रेस रीजनेबल अश्योरेंस। ठीक है, हमने जो ऑडिट की है वो एसए के अकॉर्डिंग की है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के अकॉर्डिंग की है, हमने रिस्क असेसमेंट के अकॉर्डिंग ऑडिट की है। ठीक है, हमारा काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देना है। हमने ऑडिट एसए के अकॉर्डिंग करी है, हमने रिस्क असेसमेंट की है, हमने हर एरिया को बराबर नजर से नहीं देखा। जो एरिया ज्यादा रिस्की नजर आया वहां पर हमने ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म किए हैं, और जो एरिया हमें कम रिस्की नजर आया वहां पर हमने कम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, ये हम क्लियर बता देते हैं। ठीक है, हमने ऑडिट के दौरान प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन की है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमने मेंटेन की है। अब ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होती है, ये आपको चैप्टर नंबर 11 में समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, बीइंग अलर्ट टू डाउटफुल सिचुएशन। वैसे मैंने चैप्टर नंबर 1 में बता दिया था कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है, डाउटफुल सिचुएशन पर अलर्ट रहना। ठीक है, इसके अलावा आपकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अगर किसी पर्टिकुलर एक्ट ने आपके ऊपर इंपोज कर रखी है, तो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी है तो वो आप एक्सप्लेन करोगे ऑडिट रिपोर्ट में। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने साइन करने हैं, साइन के साथ डेट प्लेस करनी है। उसके बाद उस सिटी का नाम लिखना है जहां पर आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन की है, और आपको अपने यूडिन प्लेस करने हैं, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, अलोंग विद मेंबरशिप नंबर, ठीक है। तो ये आपकी ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट है। जैसा कि मैंने आपको कहा एसए 701 अभी करेंगे, कैम एसए 701 की ऑडिट मैटर्स, कैम, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? कैम। ये क्या है? 3 एरिया को कैम कहा गया है, 3 एरिया को कैम कहा गया, और इसे ही इंपॉर्टेंट मान लेना। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि कैम का मतलब क्या है, और ये कैम हमें कब रिपोर्ट करने होते हैं, और कैम होते क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कैम होता क्या है। जहां पर ऑडिटर को लगता है हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ओके। दूसरा, जहां पर मैनेजमेंट की जजमेंट सबसे ज्यादा यूज हो रही थी, जैसे कि एस्टिमेट, और वहां पर अमाउंट भी बहुत ज्यादा थी। एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, जहां पर मैनेजमेंट की जजमेंट सिग्निफिकेंटली यूज हो रही थी, जिस वजह से अनसर्टेनिटी ज्यादा है। जहां पर एस्टिमेट्स ज्यादा यूज हो रहे हैं, एस्टिमेट्स
और इस वजह से अनसर्टेनिटी ज्यादा है कि ये जो अमाउंट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रही है एक्चुअल में ये इतनी ही होगी कह नहीं सकते, क्योंकि इसके ऊपर जजमेंट मैनेजमेंट ने ली है और ये अमाउंट अनसर्टेन है, एस्टिमेट है। ओके। और थर्ड आता है कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट, कोई भी ऐसी सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन जो इस साल ऑडिटर की नजर में आई है, पहले नहीं थी इस साल हुई है, ठीक है, ड्यूरिंग दी ऑडिट, पहले नहीं थी इस साल हुई है, ठीक है, और ऑडिटर को लगता है ये अमाउंट इसमें बहुत ज्यादा है या सिग्निफिकेंट है, तो ऑडिटर यहां पर रिपोर्ट करता है। जब आपने सेक्शन 143 पढ़ा था ऑडिटर की ड्यूटी का, तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर एक पॉइंट आता था कि क्या आपकी राय में कंपनी ने इस साल कोई ऐसी फाइनेंशियल एक्टिविटी की है, ट्रांजैक्शन की है, जिसका कंपनी की फंक्शनैलिटी के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट आ सकता है। याद है आपको? तो वो मैटर यहां आता है, सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग दी ऑडिट, तो मैं कैम में लिखता हूं बेटा, ऑडिट रिपोर्ट के कैम में लिखता हूं, ठीक है। ये सारे मैटर किस लिए लिखे जाते हैं बताओ? ये सारे मैटर इसलिए लिखे जाते हैं, ये एडिशनल मैटर है, पहली बात तो समझिए, ये एडिशनल मैटर है जो ऑडिटर को लगता है विच आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट, जो ऑडिटर को लगता है कि ये सिग्निफिकेंट है फॉर द नॉलेज ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे क्या होगा? इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी और ऑडिट रिपोर्ट की भी, कि मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। ध्यान रखना ये जो कैम मैटर है नॉट अ सब्स्टिट्यूट, अब मान लीजिए इस साल कोई ऐसी सिग्निफिकेंट इवेंट हुई जिससे कंपनी की गोइंग कंसर्न पे ऑडिटर को लग रहा है कि इंपैक्ट आएगा, तो ऑडिटर उसे कैम में दिखाएगा, और ये ड्यूटी बनती है मैनेजमेंट की कि उसका डिस्क्लोजर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी करे। मैनेजमेंट ने कर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर, ठीक है, तो क्या ऑडिटर को भी कैम में दिखाना जरूरी है? हाँ, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग डॉक्यूमेंट है और ऑडिट रिपोर्ट अलग डॉक्यूमेंट है। नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ये मैटर कहां दिखाना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट रिपोर्ट में आपको मैटर दिखाना है या नहीं दिखाना वो ऑडिटर डिसाइड करता है, ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है कि मैनेजमेंट ने दिखा तो रखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो मैं उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्यों दिखाऊं? ऑडिट रिपोर्ट अलग डॉक्यूमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग डॉक्यूमेंट है। इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ SA 705। अगर आपने रिपोर्ट मॉडिफाई की है, अब एक बात बताओ, हाई रिस्की एरिया मिला आपको, ठीक है, अब हाई रिस्की एरिया कैम है या नहीं है सबसे पहली लाइन, तो मैं उसको कैम पैराग्राफ में अलग से दिखाऊंगा। अब मैं हाई रिस्की एरिया में अपने ऑडिट प्रोसीजर क्या रखता हूं? हाई रखता हूं, ज्यादा रखता हूं, ये देखने के लिए मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, मिसस्टेटमेंट मिल गई बेटा, और मटेरियल है, तो मैंने रिपोर्ट कर दी क्वालिफाई। तो जब रिपोर्ट क्वालिफाई करेंगे तो बेसिस फॉर क्वालिफिकेशन में मेंशन करूंगा ना कि मुझे इस एरिया में इतने लाख की इतने करोड़ रुपए की मिसस्टेटमेंट मिली है, तो मैंने वो रीजन वहां दे दिया, तो क्या मुझे कैम पैराग्राफ में भी डालना पड़ेगा ये मैटर? हाँ, कैम पैराग्राफ में भी डालना पड़ेगा बेटा, ये दोनों ऐसे अलग अलग हैं। SA 701 705 को सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है, वहां पर आपने रीजन लिखा है कि आपने रिपोर्ट क्वालिफाई क्यों की है, यहां पर आप क्या बता रहे हो, कौन सा एरिया हाई रिस्क की था। जरूरी नहीं है हाई रिस्क एरिया के अंदर में स्टेटमेंट हो, ठीक है, ये दोनों अलग अलग पैराग्राफ है बेटा। ओके, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ SA 570 ऑडिट ऑफ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न अभी बताया ना आपको, गोइंग कंसर्न अलग चीज है, इसका SA अलग है और 701 अलग है, ठीक है, और ये कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं है, सेपरेट, नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ सेपरेट ओपिनियन ओवर इंडिविजुअल मैटर्स। अगर कोई इंडिविजुअल मैटर है, फॉर एग्जांपल जब सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 पढ़ते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट में, तो उसमें कुछ पॉइंट आते हैं कि ऑडिटर को कमेंट करना होता है कि क्या आपकी राय में कंपनी ने सारी पेंडिंग लिटिगेशन शो कर दी है, कंटीजेंट लायबिलिटी शो कर दी है, क्या कंपनी ने एडिक्वेट प्रोविजन बनाए हुए हैं, क्या आपकी राय में कंपनी के पास कोई ऐसी अमाउंट है जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जानी चाहिए थी बट कंपनी डिले कर रही है, एटसेट्रा। तो वो पैराग्राफ अलग है बेटा और कैम अलग है।
हालांकि वो भी सिग्निफिकेंट मैटर है बट उसको हमने कहां दिखाया गया है, उसको कहां दिखाया है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अलग पैराग्राफ में दिखाया है, उसको एसए 700 के पैराग्राफ में नहीं दिखाना बेटा। अब अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आता है कि कैम कब जरूरी है, कैम जो पैराग्राफ है वो कब जरूरी है, ये पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। कैम सभी कंपनियों के अंदर इंसर्ट नहीं किया जाता, ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी है फॉर लिस्टेड कंपनीज। अगर लिस्टेड कंपनी है तो कैम पैराग्राफ इंसर्ट करना मैंडेटरी होता है। रिक्वायर्ड बाय अदर लॉ, रिक्वायर्ड बाय अदर लॉ, अगर किसी लॉ में लिखा हुआ है कि ये मैटर आपको कैम में डिस्क्लोज करना है तो करेंगे, अदरवाइज ये क्या है, वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब अगर ऑडिटर को लगता है, यानी कि इफ ऑडिटर कंसीडर, if auditor consider it necessary। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक इंटरेस्ट में कि एक कंपनी है जो अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड है तो फिर मैंडेटरी तो नहीं है, और ना उसके ऊपर कोई एक्ट जो है कैम की अप्लीकेबिलिटी कहता है, ठीक है। और मुझे कोई मैटर ऐसा मिल गया जो मुझे लगता है कि भाई ये कंपनी अनलिस्टेड है बट इसके अंदर 8000 शेयर होल्डर है, 8000, 5000, 7000, तो मुझे लगता है उन शेयर होल्डर को मैटर बताना जरूरी है। तो फिर ऑडिटर की वॉलेंट्री इच्छा है ये अब कि वो चाहे तो इस मैटर को शो करे, चाहे तो ना करे। तो दूसरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट ये आता है कि कैम को कब डिस्क्लोज करना होता है। तो एसए 701 में दो चीजें ध्यान रखना, कैम क्या है और कैम कब डिस्क्लोज करना होता है, ठीक है। ये दोनों ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद हम आते हैं, अगला टॉपिक हमारा आता है जॉइंट ऑडिट का। जॉइंट ऑडिट, जब भी जॉइंट ऑडिट की बात होगी, सॉरी जॉइंट ऑडिट से पहले आपको एक एसए और भी आपका 706, 700 हो चुका, 701 हो चुका, 705 हो चुका। एम्फसिस ऑफ मैटर, एम्फसिस ऑफ मैटर एंड ऑफ मैटर एंड अदर मैटर्स। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईओएम एंड ओएम, ओएम पैराग्राफ। ये सेपरेट पैराग्राफ बनते हैं, ये क्या बनते हैं, सेपरेट पैराग्राफ बनते हैं। ठीक है। इसमें कौन से मैटर आते हैं, इसमें वो मैटर आते हैं, मैटर विच डू नॉट अफेक्ट ऑडिटर्स ओपिनियन, जिसने ऑडिटर की ओपिनियन को अफेक्ट तो नहीं किया, बट नेसेसरी फॉर, ऑडिटर को लगता है कि ये जरूरी है, नेसेसरी फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर्स। ठीक है, ये यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है ताकि उनको नॉलेज हो सके, नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या नॉलेज अबाउट ऑडिट। अगर इस साल में कोई ऐसा मैटर आया है और मुझे लगता है कि ये यूजर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज के लिए जरूरी है तो उसे डाला जाएगा ईओएम पैराग्राफ में। और अगर मुझे लगता है कि वो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज के लिए जरूरी नहीं है बट यूजर की नॉलेज के लिए जरूरी है कि उसको मैं ये समझा सकूं कि मेरे स्कोप में या मेरे ऑडिट प्रोसीजर में इस साल क्या चेंज आया है या क्यों आया है, तो उसकी नॉलेज के लिए। तो बस आपको इस चीज पे फोकस करना है। अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नॉलेज है तो वो आएगा ईओएम में, और अगर वो ऑडिट प्रोसीजर से रिलेटेड है बेटा तो वो आएगा ओएम पैराग्राफ में। बस इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। डिटेल में समझने के लिए आपको डिटेल लेक्चर लगाना पड़ेगा। एमसीक्यू आएगा तो आपको इसी चीज पे फोकस करना है। ईओएम पैराग्राफ में वो मैटर इंसर्ट किए जाएंगे जो ऑडिटर की राय में फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है और यूजर की अंडरस्टैंडिंग या यूजर की नॉलेज में आने जरूरी है।
अगर कोई मैटर ऐसा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है बट ऑडिट से रिलेटेड है, ऑडिट प्रोसीजर से रिलेटेड है, तो वो और ऑडिटर को लगता है कि ये बात यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता होना चाहिए, तो वो डाला जाता है ओएम पैराग्राफ में। तो इस पे चीज पे फोकस कर लेना बेटा। ये आपका एसए जो है ये एसए 706 है, 706 है। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है अपना जॉइंट ऑडिट का। जॉइंट ऑडिट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी जॉइंट ऑडिट की बात आएगी एसए 299, देखो ये क्या, सबसे पहले समझिए कि जॉइंट ऑडिट होती क्या है। व्हेन वन कंपनी इज ऑडिटेड बाय more than one practicing unit, practicing firm, यानी कि दो अलग अलग सीए हैं और वो मिलके कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं। क्यों ऑडिट कर रहे हैं बताओ? क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। एग्जांपल बिग कंपनी। तो एक कंपनी की ये बड़ी कंपनी है, इसकी ऑडिट करना एक सीए के बस की बात नहीं है, एक ऑडिटर के बस की बात नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, एक से ज्यादा ऑडिटर भी अपॉइंट कर देती है। कंपनी ऐसा क्यों कर रही है समझिए, इसकी एडवांटेजेस क्या है और फिर पढ़ेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। यही क्वेश्चन बहुत बार आता है बेटा, यही क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा कि जॉइंट ऑडिट का मतलब क्या है और इसकी एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहली एडवांटेजेस क्या है, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज। एक से भले दो एक्सपर्ट लग गए, ठीक है। एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन। अब दोनों मिलके काम करेंगे तो इसका फायदा किसको मिलेगा, क्लाइंट को मिलेगा, म्यूचुअल कंसल्टेशन। लोअर वर्कलोड सारा एक सीए पे आने के बजाय दो सीए ने बांट लिया, दो या दो से ज्यादा सीए। वर्कलोड लोन लिख दिया, और जब वर्कलोड हमारे ऊपर क्या कम होता है तो हमारे वर्क की एफिशिएंसी बढ़ती है। इंप्रूव्ड सर्विस। सर उस एक सीए को कह देते और कहते आर्टिकल्स बढ़ा लो यार, जहां तुम 4 आर्टिकल लेके आते हो वहां पर 8 आर्टिकल ले आओ, ठीक है, काम ज्यादा है तो बेटा 8 आर्टिकल तो ले आऊंगा। अब आपकी ऑडिट जो है वो 1 या 2 महीने की है, उसके बाद उन एक्स्ट्रा 4 आर्टिकल्स का मैं क्या करूंगा, पूरे साल उसको बिठा के उनको स्टाइफंड देना। तो लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट। मैं रादर की खुद का स्टाफ डेवलप करूं पूरे 1 साल, आर्टिकल 1 साल की तो होती नहीं है, 2 साल की होती है ना। इससे अच्छा तो ये है कि भैया हम किसी एक फर्म को और अपने साथ जोड़ लेते, 4 आर्टिकल उसके आ जाएंगे, 4 आर्टिकल मेरे आ जाएंगे, और स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट कम हो जाएगी तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, लोअर कॉस्ट ऑफ ऑडिट। डिसएडवांटेजेस में अगर आए तो एक, अच्छा यहां पर एक हेल्दी कंपटीशन और लिख दो, हेल्दी कंपटीशन। अब देखो दोनों सीए फर्म एक दूसरे के वैसे तो कंपटीशन में होती है, बट मिलके काम करेंगे तो कंपटीशन क्या होता है, हेल्दी होता है, ठीक बात है ना। डिसएडवांटेज में क्या आता है, पहली डिसएडवांटेज आती है फीस शेयर होती है, फीस इज शेयर्ड। हाँ तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरी ऑडिट का बजट 50 लाख है और मैंने 2 ऑडिटर अपॉइंट किए तो दोनों को 50-50 लाख थोड़ी दे दूंगा, 25-25 ही बटेगी बेटा, या काम के अकॉर्डिंग बटेगी, फीस इज शेयर। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता बेटा। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बिटवीन, जब मैं 2 ऐसे ऑडिटर को अपॉइंट कर देता हूं, जो एक ऑडिटर तो 10 साल पुराना है, एक ऑडिटर 20 साल पुराना है, जो 20 साल वाला पुराना बंदा है ना उसको साइकोलॉजिकल इश्यू रहेगा कि मेरी फर्म ज्यादा पुरानी है तो मुझे काम ज्यादा आता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट फर्म ऑफ डिफरेंट स्टैंडिंग, मतलब 2 अलग अलग लेवल की फर्म है तो उनके बीच में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहेगी बेटा। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, एक को लगता है कि मेरा काम ज्यादा सुपीरियर है, मेरे को उससे ज्यादा नॉलेज है, इसका भी कुछ नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क, कोऑर्डिनेशन इश्यू, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी इश्यू, कल को कोई गड़बड़ निकल गई तो हम किसको लाइबल ठहराएंगे, अकाउंटेबिलिटी इश्यू एटसेट्रा। ये कुछ डिसएडवांटेजेस है। हालांकि देखो ये स्टार्टिंग की 3 डिसएडवांटेज का कुछ नहीं कर सकता, लास्ट के 2 डिसएडवांटेजेस का किया जा सकता है। तो यहां पर एसए 299 क्या कहता है,
इन दो डिसएडवांटेजेस को रिमूव किया जा सकता है बाय, आपको क्या करना है, डिवीजन करना पड़ेगा, डिवीजन ऑफ वर्क इन राइटिंग ऑन सम रीजनेबल बेस। अब ये रीजनेबल बेस हो सकता है अकॉर्डिंग टू आइटम, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, जैसा आपको ठीक लगे, इन राइटिंग कर लेना। ठीक है, दो बातें, आपने डिवीजन ऑफ वर्क कर लिया, हाँ ना। अगर डिवीजन ऑफ वर्क नहीं किया तो सबसे पहले तो बताओ आपने वर्क डिवाइड क्यों नहीं किया, रीजन क्या है। अगर रीजन है कॉमन अंडरस्टैंडिंग, सर हम दोनों मिलकर ही काम करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। ड्यू टू नेचर ऑफ वर्क, काम का नेचर ही ऐसा है कि इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन सा काम आ गया जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, एग्जाम्पल कंप्लायंस ऑफ लॉ को आप डिवाइड नहीं कर सकते। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एक ही बनेगी ना बेटा, तो उसमें ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि टोटल 32 AS है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 16, तू चेक कर ले 16, मैं चेक कर लेता हूं, नहीं हो सकते, ये डिवाइड नहीं हो सकती, ये तो सबको मिलकर ही चेक करना होता है। ओके, जो भी रीजन रहा हो, ध्यान रखना अनडिवाइडेड वर्क के लिए ईच जॉइंट ऑडिटर विल बी लाइबल, ईच जॉइंट ऑडिटर विल बी हेल्ड लाइबल, jointly and severally will be held liable for undivided portion, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, और अगर काम डिवाइड कर दिया तो ईच जॉइंट ऑडिटर will be responsible for his part only, for his portion only। यानी कि शेयर होल्डर जो है वो एक जॉइंट एक जॉइंट ऑडिटर से दूसरे जॉइंट ऑडिटर के एरिया का क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जेएसएल कंपनी का ऑडिटर हूं और जेएसएल में दो प्रोसेस होती है और हमने ऑडिट जो है वो प्रोसेस वाइज बांटी हुई है, सीआरडी और एचआरडी, हॉट रोलिंग डिपार्टमेंट एंड कोल्ड रोलिंग डिपार्टमेंट। तो अगर मेरे हिस्से में सीआरडी आया हुआ है तो शेयर होल्डर मुझसे एचआरडी के बारे में क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते एजीएम में। ठीक है, ओके, ये पहली बात। दूसरी बात, जॉइंट ऑडिटर shall communicate with each other if they observe any significant matter related to other joint auditor। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो अगर मैं एक जॉइंट ऑडिटर हूं और दूसरे आप हो और मैं अपना एरिया चेक कर रहा हूं और उस एरिया को चेक करते हुए मेरे सामने कोई ऐसा मैटर आ गया जो आपके एरिया से कनेक्टेड है, तो मैं ये कह के इग्नोर नहीं करूंगा कि वो अपने आप चेक कर लेगा, उस एरिया में आता है। मैं इसको कम्युनिकेट करूंगा कि आपका एरिया का एक काम मेरे एरिया की तरफ मुझे मिला है, आप इसको आके चेक कर लेना। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जानना है, डिटेल एग्जांपल चाहिए तो आपको मेरे डिटेल लेक्चर देखने चाहिए। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद इसी का क्वेश्चन आता है, ऑडिट रिपोर्ट कितनी जाएगी, ऑडिट रिपोर्ट इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिट। तो मर्ज्ड ऑडिट रिपोर्ट, मान लीजिए 3 जॉइंट ऑडिटर पॉइंट हुए हैं, तो तीनों जॉइंट ऑडिटर एक ही ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करेंगे और उस पर साइन तीनों कर देंगे, एक रिपोर्ट जाएगी। इफ ऑल जॉइंट ऑडिटर आर एक्सप्रेसिंग क्लीन ओपिनियन, अगर सभी जॉइंट ऑडिटर क्लीन ओपिनियन दे रहे हैं तो मर्ज ऑडिट रिपोर्ट। अदरवाइज
अदरवाइज हर जॉइंट ऑडिटर क्या इश्यू करेगा? सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इन अदर केसेस। एक भी ऑडिटर ने कह दिया कि मेरा एरिया क्वालिफाइड है तो सबकी ऑडिट रिपोर्ट अलग अलग जाएगी, ठीक है। सब क्लीन कहेंगे तो ही एक मर्ज होके जाएगी, अदरवाइज सबकी रिपोर्ट क्या जाएगी? अलग अलग जाएगी, ठीक बात है। यहां ध्यान रखने वाली बात है, एग्जामिनर आपको ट्रैप करने के लिए कोशिश करता है कि ए बी सी 3 जॉइंट ऑडिटर है, ठीक है। ए ने कहा क्लीन ओपिनियन, बी ने कहा क्लीन ओपिनियन, सी ने कहा क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। अब बताओ क्या होगा? तो बेटा 3 ऑडिट रिपोर्ट इश्यू होगी, 3 ऑडिट रिपोर्ट्स जाएंगी। अब यहां पर आप इन दोनों को क्लब नहीं कर सकते कि क्लीन कह रहे हैं ए और बी। बेटा क्लब होएगी तो सबकी होएगी, नहीं तो सबकी अलग अलग रिपोर्ट जाएगी। ध्यान रखना, ऊपर वाले पॉइंट को दोबारा ध्यान रखना। मर्ज्ड ऑडिट रिपोर्ट कब जाएगी? जब ऑल जॉइंट ऑडिटर आर एक्सप्रेसिंग सेम ओपिनियन, नहीं क्लीन ओपिनियन, ठीक है ना। तो यहां पर 3 ऑडिट रिपोर्ट जाएगी। यहां ये दिमाग मत लगाना कि ए और बी की तो मर्ज कर देंगे, सी की अलग चली जाएगी, नहीं बेटा, या तो रिपोर्ट जाएगी 1 या जाएगी 3, ठीक है। इसका लॉजिक डिटेल लेक्चर में मैं बता दूंगा। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो सी को प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई साहब देखो मेजोरिटी क्या कह रही है? मेजोरिटी कह रही है क्लीन। 3 जॉइंट ऑडिटर में से 2 क्या कह रहे हैं? क्लीन। आप कह रहे हो क्वालिफाइड। तो मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे हैं कि भैया आपको क्या देनी चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आस्क सी टू एक्सप्रेस क्लीन ओपिनियन, कि आपको भी क्लीन ओपिनियन देनी चाहिए। सिंस, क्यों देनी चाहिए? सिंस मेजोरिटी क्या कह रही है? मेजोरिटी आर एक्सप्रेसिंग क्लीन ओपिनियन। बताओ, तो क्या मैनेजमेंट की ये कंटेंशन सही है? नहीं, तो ये कंटेंशन सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है ए और बी को उनके एरिया में कोई गड़बड़ ना मिली हो, इसलिए उन्होंने क्लीन ओपिनियन दे दी हो। सी कहता है जो एरिया मैं चेक कर रहा था मुझे वहां पर मटेरियल स्टेटमेंट मिली है, तो मैं कैसे क्लीन ओपिनियन दे दूं? जॉइंट ऑडिटर की ओपिनियन कभी भी मेजोरिटी से बाउंड नहीं होती, इज नॉट बाउंड बाय मेजोरिटी, नॉट बाउंड बाय मेजोरिटीज ओपिनियन। कि मेजोरिटी क्या कह रही है उससे हम कोई जज थोड़ी है यार, कि 3 में से 2 बंदे अगर क्लीन कह रहे तो मुझे भी क्लीन देनी पड़ेगी ओपिनियन। नहीं भैया, उनके एरिया में कोई गड़बड़ नहीं थी, उन्होंने क्लीन ओपिनियन दिया, मैंने जो एरिया चेक किया वहां पर मुझे गड़बड़ मिली है, इसलिए मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ये पढ़ लेना, ठीक है। अगला जो टॉपिक है आपका, वो 2 टॉपिक है आपके, एक SA 710 ऑडिट ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक कारो। ये टॉपिक जो है ये मैं पूरी ऑडिट खत्म होने के बाद ही करवाता हूं, आपको भी तभी करना है। बट यहां पर एक कारो की अप्लीकेबिलिटी वाला पॉइंट अभी मैं करवा देता हूं कि कारो 2020, कारो 2020 आप ये समझिए कि लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस है जो ऑडिटर को आंसर करके अपनी रिपोर्ट के साथ अटैच करने होते हैं। आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी अप्लीकेबिलिटी एंड नॉन अप्लीकेबिलिटी, कि कारो अब 2020 किस किस पे अप्लीकेबल होता है और कौन कौन सी कंपनी पे अप्लीकेबल नहीं होता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये। इसके जो क्लोजेस हैं वो मैं आपको चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होने के बाद करवाऊंगा, ठीक है। तो अप्लीकेबिलिटी किस पे है? एवरी कंपनी, हर कंपनी पे, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होती है आपको सबको पता ही है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। कौन कौन सी कंपनी पर अप्लीकेबल नहीं है? बैंकिंग कंपनी पर यह अप्लीकेबल नहीं होता, इंश्योरेंस कंपनी पर यह अप्लीकेबल नहीं होता, कारो। अंडर सेक्शन 8 कंपनी पर यह अप्लीकेबल नहीं होता, एनपीओ एनजीओ। ओपीसी पर यह अप्लीकेबल नहीं होता, 1% कंपनी। स्मॉल कंपनीज पर भी अप्लीकेबल नहीं होता। स्मॉल कंपनी पता है ना, जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं है एंड टर्नओवर जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। हालांकि फिलहाल गवर्नमेंट ने लिमिट बढ़ाकर कितनी कर रखी है? 4 करोड़ एंड 40 करोड़, ठीक है।
तो स्मॉल कंपनी यहां पर जब भी आप देखोगे ना, तो स्मॉल कंपनी हमेशा क्या होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसकी कोई होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं होती, जिसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है एंड टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, तो स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन आपने लॉ में पढ़ी है वही है ये। उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान से रखना, ये वाला ध्यान रखना, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आता है। एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो होल्डिंग नहीं है, सब्सिडरी नहीं है ऑफ एनी पब्लिक कंपनी, ऑफ एनी पब्लिक कंपनी, ठीक बात है। एंड जिसकी पेड अप कैपिटल, जिसकी पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व, रिजर्व में हर तरह का रिजर्व, सिर्फ रिजर्व नहीं है, हर तरह का रिजर्व 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, नॉट मोर देन 1 करोड़। एंड जिसकी आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी बंदे से ले रखा है तो वो नहीं, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बोरोइंग 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। एंड जिसकी टोटल रेवेन्यू एज पर शेड्यूल 3, जिसकी टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है। जो ये सारी कंडीशन पूरी करे, पहली ये किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, दूसरी पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व 1 करोड़ को क्रॉस नहीं कर रहा है, तीसरी जिसकी आउटस्टैंडिंग बोरोइंग बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और जिसकी रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये चारों कंडीशन जिसकी पूरी होगी वो प्राइवेट कंपनी पर भी कारो नहीं लगेगा, बाकी सभी कंपनियों पे कारो लगेगा। कारो के क्लोजेस और एसएस 710 अभी बाकी है बेटा। ठीक है, ये चैप्टर भी कंप्लीट। अब हम बढ़ते अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 11 एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस के बारे में।